नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ फ्रेम में आप राजीव रंजन जी को देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ डंका पति अपना डंका बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हमने विदेशों तक अपनी विदेश नीति को इस तरह से बड़ा किया है कि आज हर कोई भारत की बात कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से जब हम युद्ध करते हैं तो हम अकेले खड़े नजर आते हैं। जो बहुत बड़े मित्र हैं ट्रंप साहब, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं देते हैं। वो भी अपना श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आईएमएफ से एडीबी तक लोन बांटे जा रहे पाकिस्तान को। 27 मई को हमारा डेलीगेशन गया। 28 मई को कुवैत जो है 19 साल का बैन पाकिस्तान से हटा देता है वीजा के लिए। बिलावल भुट्टो यूएन में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। यूएन में आतंक के खिलाफ कमेटी में उपाध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान को। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मतलब फॉरेन पॉलिसी कहां पर स्टैंड कर रही है हमारी, समझ में नहीं आ रहा। हिमांशु जी, आपने कहा कि मोदी जी या मोदी सरकार में ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व भर में जो है हमारा डंका बज रहा है और सब हमारी बात कर रहे हैं डेलीगेशंस भेजने के बाद में। पर ये कहाँ है? ये कहीं मतलब ये मीडिया में तो कहीं नजर नहीं आया, फॉरेन मीडियाज में, कि भाई वहां पे बहुत चर्चा हो रही हो कि भारत का डेलीगेशन आया और भारत के डेलीगेशन ने इस तरीके की बात कही है। मेरे जितने भी दोस्त हैं जो रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स, यहाँ वहां काम करते हैं, जो संपर्क में है, उनसे मेरी बात अक्सर होती रहती है और उसमें से किसी ने भी ये नहीं मुझे बताया कि भारत का डेलीगेशन आया है। तो यहाँ के मीडिया में जो है उसकी बहुत गहन चर्चा और ये पेज नंबर 1 पे जो है वो 2-4 दिन से खबर छप रही हो, ऐसा नहीं है। ये सारी बातें जो हैं वो सिर्फ ये सरकार डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी यानी जो इनके वोट बैंक है, वोटर्स हैं, उनको बताने के लिए कि देखो हमने कितना इफेक्टिव स्टेप लिया है, सिर्फ वो बताने के लिए जो है इन्होंने इस चीज का प्रचार प्रसार किया है। आप यदि देखें तो फॉरेन के पब्लिकेशंस में इस बात को माना जाता है कि और लिखा जाता है, कहा जाता है कि भारत की डेमोक्रेसी भली विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, परंतु भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर यदि आप बहुत सारी पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, मीडिया द्वारा यदि उनको कुछ फीड कर दिया गया तो उस बात को मानते हैं। और इसका कारण है हिमांशु जी, उसका हिस्टोरिकल रीजन है। आप यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखिए या यूनाइटेड किंगडम देखिए या दूसरे जो वेस्टर्न एडवांस नेशन सुपर पावर्स हैं, यहाँ पे सभी लोगों को वोट डालने का पहले अधिकार नहीं था। सफरेज मूवमेंट के बाद में बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया, तब जाके औरतों को वोट डालने का अधिकार मिला। काले लोग जो हैं उनको वोट डालने का, ब्लैक कलर पीपल, उनको वोट डालने का अधिकार मिला। भारत में देश जैसे आजाद हुआ तो सभी को वोट डालने का अधिकार। तो यहाँ के लोगों ने वोट डालने के लिए वो संघर्ष नहीं किया, यहाँ की औरतों ने संघर्ष नहीं किया, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य जगत में हमने देखा। तो यहाँ पे बैठे बैठाए आपको सारी चीजें मिल गई। अब जब आपको बैठे बैठाए सारी चीजें मिल जाती हैं तो आपको उसकी कीमत समझ में नहीं आती है। और कीमत जब समझ में नहीं आती है तब आप कुछ भी काम उटपटांग टाइप करते हो। यदि आपको अपने वोट की वैल्यू मालूम होगी तो कभी भी 500 रुपए में अपना वोट नहीं आप बेचोगे, और ना ही मीडिया द्वारा आपको जो आज की डेट में मेंटल ड्रग्स जो फीड किया जा रहा है उसकी तरफ में आप ध्यान दोगे। आप ध्यान देके जो है पढ़ के, लिख के, समझ के, बुझ के अपने वोट का इस्तेमाल करोगे। तो ये हो नहीं रहा है। तो ये जो आपने कुल मिला के बोला, पहले पार्ट का आंसर ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत का डंका बज रहा है या भारत के डेलीगेशंस की चर्चा जो है पूरे विश्व में हो रही है। अब जो दूसरी बात आप बोल रहे हो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या, पाकिस्तान का हम वर्चस्व या पाकिस्तान का हम देख रहे हैं कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो ये एकदम सही बात है कि भाई हमने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि पाकिस्तान के साथ में उभर के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री से लेके ड्रैगन यानी चाइना तक खड़ा हो गया था और भारत के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। 2023 में जहां तक मुझे याद आ रहा है, पाकिस्तान ने भारत को यूनाइटेड नेशन में हराया था, डिफीट किया था। जो बात आपने की है कि उनको सदस्यता, टेररिज्म, इसकी सदस्यता मिल रही है और बाकी सारी चीजें हो रही है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिलावल भुट्टो जाके जहर उगल रहे हैं।
बिलावल भुट्टो के मुंह पे तो हम प्रतिबंध लगा नहीं सकते। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते कि भारत से भी ऐसा जहर उगलने वाला कोई एक आदमी भेज दे, बट टिट फॉर टैट यही हो सकता है ना। तो उनके मुंह पे तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते हो। पर कहने का अर्थ ये है कि पाकिस्तान अभी फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रहा है, फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। हम लोग बड़े डिफेंसिव हैं। हम लोग सिर्फ अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, अपने लोगों के ही वोट्स को कन्वर्ट करने के लिए बीजेपी के फेवर में, बस यही हमारा पूरा फोकस है। हमारा फोकस ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को कैसे काउंटर करें। जी हिमांशु जी। राजीव जी, ठीक है, आप तारीफें लीजिए, आप अपना श्रेय लीजिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन आप डंका बजा के तो दिखाइए। हमारा जो सवाल है वो यही है कि आप कर कुछ नहीं पा रहे हैं लेकिन बोल बहुत कुछ रहे हैं। क्या आप सेना का अपमान नहीं कर रहे हैं जब पाकिस्तान को आईएमएफ से या फिर एडीबी से लोन मिल जा रहा है? क्या ये सेना का अपमान नहीं है, भारतीय सेना का अपमान नहीं है जब यूएन में आतंक के लिए कोई कमेटी बन रही है, उसके खिलाफ कोई कमेटी बन रही है तो उसका उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया जा रहा है? तो हमारी ये तो कमी है ना, हम अपमान तो अपने ही लोगों का कर रहे हैं। इसमें अगर हम डंका पीट भी रहे हैं तो किसके लिए पीट रहे हैं? अगर आप करते हैं इस तरह का काम कि हम कि आपने बहुत शौर्य का परिचय दिया है विदेशों में जाकर, तो हम भी आपकी तारीफ करते हैं, हमको कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है। लेकिन देश के साथ कम से कम इस तरह की चीजें तो नहीं करनी चाहिए। ये तो एक तरह की बेईमानी हो गई ना सर। बहुत ही बढ़िया सवाल है हिमांशु जी आपका। ये सिर्फ 4 PM के मंच पे हिमांशु ने प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये पूरे देश की मीडिया ने एक सुर में उठा के ये सवाल उठाना चाहिए कि भाई आप इतना ज्यादा विश्व गुरु होने की बात करते हो, आप बोलते हो कि भारत जो है वो इतनी तेजी से उभर रहा है कि जितनी तेजी से कोई आज तक इतिहास में, ग्लोबल हिस्ट्री में कोई इतनी तेजी से नहीं उभरा है। जो इस तरीके की बकवास बंडलबाजी जो है, इस चीज का पर्दाफाश पूरे इंडिया की मीडिया ने मिलकर करना चाहिए। आपका ये सही कहना है कि भाई आईएमएफ लोन दे रहा है। आईएमएफ जो है वॉशिंगटन कंसेंसस का पार्ट है। वॉशिंगटन कंसेंसस के अंदर में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और जो अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो आते हैं। ये तीनों मिला के आज की डेट में ग्लोबलाइज वर्ल्ड चला रहे हैं। इसमें कुछ बड़े बड़े आप कॉर्पोरेट जोड़ दे, कॉर्पोरेट्स के मालिक जोड़ दे, तो इसी को डीप स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये यदि पाकिस्तान के फेवर में काम कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। आपने, भारत ने पिछले 11 साल में सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया कि किसी भी तरीके से अमेरिका के क्लोज हो जाए, बट अमेरिका की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो ये दिखाती है कि रिचर्ड निक्सन के टाइम से जो है वो पाकिस्तान अमेरिका के क्लोज रहा है। रिचर्ड निक्सन ने धमकी भी दिया था इंदिरा गांधी को कि आप बांग्लादेश के, पाकिस्तान के टुकड़े मत कराइए, बांग्लादेश इसमें इंसर्जेंसी में आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। ये इंदिरा गांधी की शौर्य, वीरता और बुद्धिमानी कह लें कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए और पाकिस्तान आज तक उसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा है। पाकिस्तान आज भी वो इंफीरियर भाव में जी रहा है और वो यही सपने देखता रहता है कि कैसे हम भी भारत के कई टुकड़े करा दें। ठीक है, तो अमेरिका की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो तो ये दिखाती है कि हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है। आप उसको बदलने गए और उसमें भी आप विफल हो गए। पिछले 11 साल में जितना भारत ने अमेरिका की तरफ ध्यान दिया है, अगर इसका 25% भी रशिया की तरफ ध्यान दे देता तो आज हमारी दोस्ती जो पहले थी शीत युद्ध समाप्त होने के बाद में, उसी किस्म की दोस्ती हमारी रहती और रशिया कभी भी पाकिस्तान के साथ में जो है हथियारों का समझौता नहीं करता। जो इतने बड़े हथियारों का समझौता किया है वो शायद समझौता नहीं होता। तो आप ये रहे कि भैया दुबे जी जो है वो चौबे जी छब्बे बनने चले और दुबे बन के आगे, वही वाली हिसाब किताब यहाँ हो रही है कि आप ज्यादा ओवर्स पार्टनर्स पे जो है वो गए ना, आप घर के रहे ना घाट के रहे। आप 2 नाव में पैर रख के सवारी नहीं कर सकते हैं। आप अमेरिका को भी साथ लेके चले और चाइना रशिया के भी इसको साथ में लेके चले, ऐसा चलेगा नहीं। अमेरिका क्लियरली, अगर आप देखें अमेरिका के कल कॉमर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने किस तरीके की मांगे भारत के सामने रखी हैं। उन्होंने, आपको मालूम है क्या मांगे सामने रखी कि आपके जो बड़े कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति हैं, उनको तुरंत जो है अमेरिका की नागरिकता यदि वो मांगे तो दे दिया जाए। अब कल को मुकेश अंबानी या कोई नागरिकता मांगे और तुरंत उनको दे दिया जाए तो ये तो भाई मतलब हमारा फिर उनके ऊपर में क्या कंट्रोल रहेगा। हमने देखा नीरव मोदी से लेके तो विजय माल्या तक ये लोग कैसे देश में बड़े बड़े घोटाले करके छोड़ के भाग गए हैं।
उनका कहना है कि आप अपने पूरे मार्केट्स खोल दो, तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? अमेरिका एक तरफ तो वहां ट्रम्प सरकार जो है वो किसानों को रियायतें दे रही है, और आप यहाँ बोल रहे हो कि अपने पूरे मार्केट्स आप पूरी तरीके से खोल दो। तो मतलब उन्होंने, वो बोल रहे हैं कि आप ब्रिक्स छोड़ दो, अमेरिका बोलता है ब्रिक्स छोड़ दो आप, तो आप हमारे साथ आ जाओगे। तो भाई आप तो पूरा हमें आत्मसमर्पण करने के लिए बोल दो कि अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दो, फिर उसके बाद में जो है हम सोचेंगे कि आपके साथ में किस तरीके का ट्रेड डील करना है। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत ने जो पिछले 11 साल में किया, उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका जो है वो उसकी मांगे और बढ़ती गई, उसके एस्पिरेशंस और बढ़ते गए, और आज ऐसा वो डिमांड कर रहा है कि हम जो है हम जाके उसकी गोदी में बैठ जाए। तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा हमारी कूटनीति की विफलता है, पाकिस्तान की कूटनीति की सफलता है कि चाइना को भी वो प्लेकेट करके रखा है। चाइना तो सार्वजनिक रूप से अब उसको स्तनपान करा रहा है, जो पहले छुप छुप के हुआ करता था, अब तो ये सार्वजनिक रूप से देखा जा रहा है कि भैया पाकिस्तान के साथ चाइना खुल के आ गया है। और अमेरिका, हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। तो हम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। आपका कहना एकदम सही है, इस बात को इंडिया की सारी मीडिया ने उजागर करना चाहिए। जी हिमांशु। आपने अभी आत्मसमर्पण का जिक्र किया तो मुझे राहुल गांधी का वो बयान याद आ गया जिसमें वो कह रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर, इस बात को लेकर सियासत हो रही है, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने एग्रेसिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने तो देश का अपमान कर दिया, आपने तो सेना का अपमान कर दिया। क्या वही भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर मीडिया भी इसमें शामिल है? मीडिया भी कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है, राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। क्या वो ये बता पाएगी कि असली अपमान इन बातों से हो रहा है जिनका जिक्र मैंने पहले किया कि आईएमएफ हो गया, एडीबी हो गया, लोन दे रहा है, यूएन में आतंकवाद के खिलाफ कोई कमेटी बन रही है तो पाकिस्तान उसमें अब बताएगा कि आतंकवादी कौन है कौन नहीं है? मतलब इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो ये है अपमान असली, या फिर राहुल गांधी ने कह दिया, स्टेटमेंट दे दिया, नरेंद्र सरेंडर वो है? देखिए, ये 11 साल से एक शिगुफा छोड़ा गया है कि नरेंद्र मोदी ही भारत है, ठीक है? तो ऐसे तो फिर जवाहरलाल नेहरू भी भारत ही होने चाहिए थे। अगर भाजपा के लीडर जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी की बुराई करते तो भारत का अपमान उसे माना जाना चाहिए था। भाई आपके टाइम में आपके नेता के ऊपर कटाक्ष किया जाए या टिप्पणी की जाए तो आप बोलते हो कि भारत का जो है अपमान हो रहा है। तो आप क्या कर, आप भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको आप उनके समय में चिढ़ाया करते थे ओबामा ओबामा करके, तो आप भारत का अपमान नहीं कर रहे थे। इनको अपने जो है ना, जिसके वो कहावत है ना कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं, वही जो है इनके ऊपर चरितार्थ होता है। भाई आप इतने 100 चूहे मार के बिल्ली चली हज को, है वही वाली स्थिति हो रखी है कि आपने तमाम तरीके से भारत के सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किया, और तब आपने नहीं सोचा कि भैया भारत का अपमान हो रहा है। आपके टाइम में भारत का अपमान होने लगा। भाई क्यों नहीं बोलेंगे राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर? आप मुझे बताइए, आज तक इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी ने ये नहीं बताया कि यदि हम युद्ध जीत रहे थे, हमारी सेना जो है उन्होंने निस्त नाबूद कर दिए थे काफी सारे इनके हवाई पट्टे, तो फिर क्यों हमने अनकंडीशनल सीज फायर किया? इंडियन एयरफोर्स ने नौशेरा जैसा एयरबेस जो पाकिस्तान के एकदम बीचों बीच में है, वहां जाके उस एयरबेस को कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया था। ऐसे 11 एयरबेसेस को हमने डिमोलिश किए। तो आपकी क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने अनकंडीशनल सीज फायर किया? आपने दाऊद इब्राहिम की वापसी क्यों नहीं मांगी? आपने पूरे उसके खानदान की वापसी क्यों नहीं मांगी? आपने उन आतंकवादियों को क्यों नहीं मांगा जिन्होंने भारत के अंदर में इस तरीके की दुर्दांत जो है वो हत्याएं की हैं? आपने क्यों नहीं जो है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो मेन करता धरता लोग हैं उनको मांगा कि आप इनको हमारे हवाले कीजिए? आपने बिना सोचे समझे जो है वो सीज फायर कर दिया। तो इसका तो सिग्नल यही गया कि आपकी जरूर कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, और जब इंसान की मजबूरियां रहती है तभी वो सरेंडर करता है। तो नरेंद्र सरेंडर अगर बोला तो भारत का अपमान कैसे हुआ? भारत के तो सैनिक बहुत वीरता से लड़ रहे थे। हमारे वायु सैनिकों ने तो नाकों चने चबवा दिए थे पाकिस्तान को, उनके 11 एयर बेस को नष्ट करके। आपने भारत के वायु सैनिकों का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की सेना का अपमान किया है
कि जो युद्ध को भारत की सेना जीत रही थी, उस युद्ध में आपने सीज फायर ला दिया बिना इस देश की जनता को बताए हुए। जब आप युद्ध करने गए, युद्ध तो नहीं कहना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट में जब एंटर किए, तब तो आपने पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लिया, पर जब आप बाहर निकल रहे थे तब आपने क्यों नहीं लिया? आपने देश की जनता को अभिमन्यु बना दिया, चक्रव्यूह के अंदर घुसा दो और उसके बाद में बाहर निकलने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप कॉन्फिडेंस में भी नहीं ले रहे हो। तो ये भारत की जनता का, भारत की सेना का अपमान कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है? ये मीडिया ने पूछना चाहिए सवाल। दुख की बात यह है कि इस देश की जो मीडिया है वो आपके जैसे जो हिमांशु जी प्रभावशाली सवाल है, पंचिंग सवाल है, ये तभी करते हैं जब कांग्रेस सत्ता में आती है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो अरुण पुरी जी को पूछना चाहिए कि आपका इतना बड़ा जो मीडिया का साम्राज्य है, क्या इसमें एक ढंग का पत्रकार नहीं है जो इस तरीके के सवाल कर सके जो हिमांशु जी अभी कर रहे हैं 4 PM के प्लेटफॉर्म पे? या टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से पूछना चाहिए कि आपका इतना बड़ा मीडिया का साम्राज्य है, समीर जैन और विनीत जैन जी, आपके पास में कोई एक ढंग का पत्रकार नहीं है जो इस तरीके के आंखों में आंखें डाल के रक्षा मंत्री से सवाल पूछ सके कि आपने बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए कैसे सीज फायर किया? गृह मंत्री से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ सके कि 200 किलोमीटर भारत के अंदर घुस के कैसे हमारे 26 लोगों की शहादत लेके चले गए, या आतंकवादी कैसे ये दुर्दांत जो है हत्याएं की उन्होंने? कहां गए ये सारे पत्रकार? ये अरुण पुरी, ये समीर जैन, ये विनीत जैन, ये सुभाष, सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल ही नहीं पूछ सकते हो, तो फिर आपका तो मीडिया चलाने का कोई अर्थ ही नहीं है। आप गवर्नमेंट के पार्ट हो, आप उनकी प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा हो। जी हिमांशु। नहीं, मीडिया का तो जो हाल हुआ है आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हमारे दर्शक भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो अब किसी काम की रह नहीं गई है। मतलब एक होता है ना कि बूढ़ा हो जाता है कोई व्यक्ति तो किसी काम का नहीं रहता है, उसे बस आप जो है किसी तरीके से फीड करवाते रहते हो, बस यही काम रह गया है। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है, प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि हमारा गुणगान होता रहे। और अब क्योंकि इलेक्शन मोड में कुछ ही महीनों बाद हम आ जाएंगे तो ये सारी बातें भुला दी जाएंगी। आज तो एक बड़ा ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि पर्यावरण दिवस था, तो एक पेड़ लगाया है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में, और वो पेड़ है सिंदूर का। मतलब हर जगह वो अपनी बातें ही कर रहे हैं और पेड़ भी लगाया है सिंदूर का। अब बताइए इस पर क्या कीजिएगा जब इस तरह से अपनी छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है। सिंदूर का पेड़ लगाकर वो, ये ठीक है आपने सिंदूर का पेड़ लगाया, बहुत अच्छी बात थी, आप सिर्फ पेड़ का जिक्र कर देते, पौधे का जिक्र कर देते, लेकिन आपको जिक्र करना था सिंदूर का। देखिए क्या है, बेसिक का जवाब जो है हमारे जैसे क्रिटिक लोग देंगे या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है मीडिया चैनलों पे आके जो है गाली गलौज करना चालू कर देंगे और बोलेंगे बिलो द बेल्ट जो है आक्रमण है। भाई आप इस तरीके की हरकतें कर ही क्यों रहे हो? आप अपनी तो हरकतों को देखो ना, ध्यान में दो। आपने अपने घर के सिंदूर की मान नहीं रखी, आप क्या दुनिया भर में सिंदूर बांट रहे हो? इस देश की औरतों ने तो यही पलट के बोला ना, तभी तो आपने इस सिंदूर का जो चलाया था कि हम 9 जून से लेके क्या 1 महीने तक जो है हर घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, आपने क्यों वो वापस लिया? और बाद में आपने बोला कि ये तो भाई ये फॉल्स न्यूज था। आप ऐसे काम क्यों खुद शुरू करते हो जिसमें आप खुद ही बाद में फंस के एम्बैरस होते हो? ये इमैच्योरिटी नजर आती है। ये इनकी जो है ना, आप समझिए मानसिक रूप से ये इतने दिवालिया हैं कि इनके पास में नए आइडियाज तक नहीं है, इनके पास में ढंग के लोग भी नहीं है। ये चाहते हैं पूरा का पूरा पब्लिसिटी लेना, पर जो एक मीडिया स्ट्रैटेजी बनाई जाती है वो मीडिया स्ट्रैटेजी भी बनाने वाला इनके पास में कोई नहीं है। इन्होंने सोचा है कि सिर्फ मीडिया के मालिकों को हमने खरीद लिया तो हम कुछ भी उठपटांग करेंगे, वो लोग इसको बिना एक भी सवाल पूछे हुए चला देंगे। भाई मीडिया नहीं सवाल पूछेगा, जनता तो पूछेगी। इस देश की औरतें सबकी सब खड़ी हो गई, इन देश की औरतों ने बोलना चालू कर दिया, हमारे घर में आओ तो चप्पल ही चप्पल मार के भगाएंगे। तो उसके बाद में घबरा गए, डर गए। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, तो सब पता नहीं किसने, ये तो भारत की मीडिया ने फैलाया। अच्छा मजेदार हिमांशु जी क्या बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के ऊपर में किसी भी तरीके की आपत्ति आती है तो ये उसी चाटुकार मीडिया को, उसी जो है चरण चुंबन करने वाली मीडिया को जो है ट्रक के नीचे डाल देते। ठीक है, मतलब कुछ भी गलती होगी तो बोलेंगे अरे वो तो मीडिया की गलती है। ये अरे भाई ये मीडिया को तो आप ही पाल पोस रहे हो, और जैसे आपके ऊपर में कुछ आता है तो आप उसको डाल देते हो।
ये क्या अरुण पुरी के समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये इतने बेवकूफ है क्या? ये समीर जैन, विनीत जैन, इन लोग के, सुभाष चंद्र या अर्णब गोस्वामी, रजत शर्मा, इन लोग के दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा कि टाइम टू टाइम जो है मोदी सरकार हमको ट्रक के नीचे डाल देती है जब भी इनके ऊपर में कोई विपत्ति आती है। ये सिंदूर ऑपरेशन पे जब जनता ने, औरतों ने खुल के विरोध किया तो इन्होंने कहना चालू कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मीडिया का बनाया हुआ जो है ये एक स्वप्न था, इन्होंने बुना। अरे भाई, जब आप अपने ही लोगों के नहीं हो रहे, वो मीडिया जो पिछले 11 साल से आपके चरण चुम्बन कर रही है, उसी के आप नहीं हो रहे, उसी को बार बार उठा के जो है जनता के सामने परोस दे रहे हो कि इनको जितने ठूसे ठूसे मारना है मारो, हम तो पीछे हटे। तो भाई ये फिर सरकार किसकी होगी? ये पार्टी किसकी होगी जो अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, उल्टा अपने लोगों को टाइम टू टाइम खुद को बचाने के लिए उनको स्ट्रीम रोलर के नीचे डाल देती है। तो आपने जो सवाल उठाया है कि ये अपनी इमेज को चमकाने का काम करें, इनका वही काम है। देश चलाना तो इनका काम ही नहीं है। अगर देश चलाते तो इस देश में इतनी आर्थिक असमानता बढ़ती नहीं, इस देश के अंदर में बेरोजगारी इतनी बढ़ती नहीं, इस देश के अंदर में एक सुपर एलिट क्लास अंबानी अदानी का जन्म लेता नहीं, इस देश के अंदर में जो है मिडिल क्लास महंगाई की बोझ से मरता नहीं, इस देश के अंदर में जो है एजुकेशन चार्जेस जो है स्काई रॉकेट होते नहीं, आसमान छूते नहीं, इस देश के अंदर में घर के अंदर में कोई बीमार होने के बाद में वो पूरा का पूरा घर दिवालिया कंगाल हो जाए उसके इलाज कराने में, ऐसी स्थिति आती नहीं। तो भाई अगर आप गवर्नेंस पे ध्यान देते तो ये देश बड़ा ही खुश रहता। और जो इंडियन ड्रीम की आप जो बात करते थे कि हम, ये एक नया भारत है, ये न्यू इंडियन ड्रीम है, इस ड्रीम के अंदर में भारत जो है ये विकसित राष्ट्र में शामिल होगा, तो शायद हम उस तरफ शामिल होते यदि आप गवर्नेंस की तरफ ध्यान देते। तो आज तो स्थिति ये हो गई है कि भैया बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से हमको इक्वेट किया जाता है। भले हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग कमेंट में लिखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार इतना ज्यादा है, पर आप लोगों को क्या पता है कि जो इंडिया की एक्सटर्नल कमर्शियल लायबिलिटी है उसको ढकने का सिर्फ 90% जो है वही हमारा ये है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यानी कल को अगर सरकारी मतलब जो फॉरेन की कंपनीज और फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन इन्वेस्टर्स यदि अपना हाथ पीछे खींच लें तो हमको जो है ये पेट्रोल और क्रूड खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है, चीजों को पूरा एक बड़े उसमें देखना चाहिए, दायरे में देखना चाहिए। और बड़ा दायरा आज की डेट में ये बता रहा है कि ये सरकार जो है ये गवर्नेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इस सरकार का एक ही जो है वो एम है, वो है किस तरीके से हम सत्ता में बने रहे, ये इनके प्रकार है। जी हिमांशु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी यही नजर आता है कि सत्ता में बने रहना है, उस कुर्सी पर बैठे रहना है, यही मकसद है। और इसके लिए सही बोलना पड़े, झूठ बोलना पड़े, गलत को सही साबित करना पड़े, सही को गलत साबित करना पड़े, जो करना पड़े वो किया जा रहा है। और मीडिया इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन 4PM जैसे मंच है, राजीव रंजन जी जैसे लोग हैं जो लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं और आप तक वो खबरें पहुंचा रहे हैं जो असल में आपको जानने की जरूरत है। हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ये जो बड़ाई छोकी जा रही है, ये जो डंकापति डंका बजाते घूम रहे हैं कि विदेशों में हमारी देखिए कितनी पहुंच हो गई है, कितनी पूछ हो गई है, उस पर क्या पानी नहीं फिर गया है? बताइए कमेंट करके।